डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते रहें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइंस जो दी जाती है उसका पालन करते रहें और स्वस्थ रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्तुतमिश। हमने कल देखा था कि सल्तनत का आरंभिक दौर में जो आरंभिक सुल्तान बने थे, आरंभिक जो शासक बने थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब जो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था वो था बलबन। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। सॉरी, कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक और आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। ठीक है, तो हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं। अब उसका आरंभिक जीवन किस प्रकार का था। इल्तुतमिश भी एक दास ही था। हमने ये शुरुआत में पढ़ लिया था कि ये दास वंश कहा जाता था इसको, और ये एक मध्य एशियाई जनजाति का तुर्क था। इसके पिता उस कबीले के मुखिया हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि वो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी तेज था। तो उसके भाइयों ने ईर्ष्यावश उसको दासों के बाजार में बेच दिया था और आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीद लिया। इसके बाद वो काफ़ी योग्य था, तो अपनी योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ता गया और उसको बदायूं का इक़्तादार बनाया गया। मतलब ये काफ़ी एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था उस समय। बदायूं का प्रथम इक़्तादार उसे बनाया गया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी के कहने पर ऐबक ने उसको दासत्व से मुक्त कर दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद हमने आराम शाह शासक बना था। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो एक रिलेटिव था आराम शाह, वो लाहौर में शासक बना था। आपको ध्यान रखना होगा, लाहौर में। और लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे वो ये चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने, तो उन्होंने इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया और इल्तुतमिश ने दिल्ली आकर सिंहासन ग्रहण किया। आराम शाह जो था उसने लाहौर के अमीरों के सहयोग के साथ एक विशाल सेना एकत्र की, दिल्ली कूच भी किया और युद्ध भी हुआ, लेकिन वो युद्ध में मारा गया। आराम शाह के 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अब ये उसका आरंभिक जीवन था। अब वो शासक तो बन गया था, लेकिन उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आगे भी आ रही थी। जैसे इस समय जो दिल्ली सल्तनत की जो दशा थी वो अत्यंत कमज़ोर थी। इसका कारण ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्रॉपरली इस सल्तनत को एक तरह से एकीकृत नहीं कर पाया था। दरअसल उसने प्रशासनिक तौर पर तो काफ़ी एकीकरण कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई जो सरदार थे वो अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक का समकक्ष मानते थे और राह ही देख रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो कब चले जाएं। तो उसके 3 शक्तिशाली प्रतिद्वंदी कौन कौन से थे। एक तो था गजनी में ताजुद्दीन यालदोज, ये सबसे बड़ा शत्रु हुआ करता था। उसके बाद सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा और लखनौती में अली मर्दान। लखनौती पूर्वी भारत में आता है। तो ये 3 उसके प्रमुख शत्रु प्रतिद्वंदी थे। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसके अधिकार में ज़्यादातर क्षेत्र नहीं हुआ करता था। गजनी का जो शासक था वो यालदोज तो दिल्ली को अपने अधीन ही मानता था। वो ये सोचता था कि दिल्ली तो मेरे अधीन ही है। इसके अलावा जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर, अजमेर, ये जो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने तुर्की राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो उसने अपने सबसे पहले शत्रु से कैसे निपटा, ताजुद्दीन का दमन। जब इस
इल्तुतमिश दिल्ली में प्रतिद्वंदी अमीरों का दमन कर रहा था, तो यल्दुज ने उसको अधीनता के चिन्ह भेजे। उसने उसको अधीनता के चिन्ह भेजे और ये जताने की कोशिश की कि तुम मेरे अधीन हो, मैं गजनी का शासक भले हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दिल्ली के हो और मेरे अधीन हो। अब उसने स्थिति देखी, वो ये नहीं चाहता था कि कोई नई नवेली सल्तनत पर आक्रमण करे, तो इल्तुतमिश ने इन्हें स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ कि संयोग से जो यल्दुज था वह ख्वारिज़्म के शाह से पराजित हो गया और गजनी से भागकर पंजाब आ गया और कुबाचा को उसने वहां से खदेड़ दिया। अब उसने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया कि घोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी होने के नाते भारतीय साम्राज्य पर उसका अधिकार है। लेकिन इल्तुतमिश ने इसको रिप्लाई किया कि समय बदल गया है और वंशानुगत उत्तराधिकार का समय समाप्त हो गया है। यल्दुज ने कहा कि अब तो मैं युद्ध करूंगा इल्तुतमिश से। तो 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दुज ने तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा और उस युद्ध में यल्दुज को परास्त कर दिया और उसको बंदी बना लिया। इस तरह से इल्तुतमिश ने यल्दुज पर नियंत्रण कर लिया। इस विजय से इल्तुतमिश को दो लाभ हुए। एक तो उसके सबसे बड़े शत्रु का विनाश हो गया और गजनी से दिल्ली का अंतिम रूप से विच्छेद हो गया, संबंध बिल्कुल अलग हो गया। यानी अब गजनी का दिल्ली पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। वैसे तो पहले भी नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी जिसको कहते हैं एक साइकोलॉजिकली भी ये अलग हो गया। उसके बाद कुबाचा का दमन। यल्दुज की पराजय के बाद नसीरुद्दीन कुबाचा ने आक्रमण कर लिया लाहौर पर और वापस अधिकार कर लिया। सिंध और मुल्तान पहले से ही उसके पास थे, लेकिन क्योंकि लाहौर पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत में आया करता था, तो 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा को परास्त करके लाहौर पर अधिकार कर लिया। और इस वक्त चंगेज़ खां मंगोल के आक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा था, तो उसने इस खतरे को टल जाने के पश्चात ही अब वो कुबाचा पर पूरा ध्यान दे पाया। 1227 ईस्वी में उसने भटिंडा और लाहौर पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1228 ईस्वी में उसने कुबाचा को परास्त कर दिया। हारे हुए कुबाचा ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली और सिंध और मुल्तान दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गए। इसके बाद मंगोल समस्या। मंगोल आक्रमण का खतरा जो था, इसमें क्या था कि ख्वारिज़्म का जो शाह था उसको चंगेज़ खान ने हरा दिया। ख्वारिज़्म के शाह का बड़ा बेटा भागकर सिंधु घाटी तक आ पहुंचा। मंगोल उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण की मांग की, लेकिन इल्तुतमिश ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यहाँ का मौसम आपके अनुकूल नहीं है। वह नव स्थापित जो नई नई सल्तनत बनी थी उसको मंगोलों के प्रकोप से बचाना चाहता था। तो इस तरह से उसने कूटनीतिक रूप से अपनी सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। इसके बाद पूर्वी अभियान। इल्तुतमिश के शासक बनने के समय एक अली मर्दान नाम का व्यक्ति था। उसने बंगाल में सत्ता स्थापित कर ली थी, लेकिन अली मर्दान अत्याचारी शासक था और उसके बाद हुसामुद्दीन ऐवाज नया शासक बना। वो अच्छा शासक था और उसने बिहार पर भी अपना अधिकार कर लिया। फिर अब क्या हुआ कि बिहार पर प्रभुत्व के लिए इल्तुतमिश के मलिकों और उसके बीच बहुत संघर्ष हुआ। अंततः 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर फिर से अधिकार कर लिया
और ऐबाज ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश जैसे ही गया उसने वापस बिहार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को भेजा, जिसने लखनौती पर वापस अधिकार कर लिया। ऐबाज वापस आया लेकिन वो युद्ध में मारा गया। इसके बाद इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन मोहम्मद को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश को एक और विद्रोह का दमन करने जाना पड़ा। बाद में इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को अलग अलग करके अलग अलग सूबेदार नियुक्त किए। इसके बाद राजपूत राज्य गौरी की मृत्यु के बाद चंदेल शासकों ने कलिंजर पर अधिकार कर लिया, प्रतिहारों ने ग्वालियर पर और चौहानों ने रणथंभौर और नाडोल के चौहानों ने जालोर पर अधिकार कर लिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ किया। अब वहाँ के शासक वीर नारायण चौहान को इल्तुतमिश ने परास्त कर दिया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मंडोर पर 1227 में विजय प्राप्त की। इसके बाद 1228-29 में जालोर में उसने विजय प्राप्त की और बयाना, अजमेर, सांभर आदि राज्यों को भी जीता। 1230 ईस्वी में उसने नागौर समेत जोधपुर राज्य के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। 1232 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग भी जीत लिया उसने। 1233-34 ईस्वी में उसने कलिंजर दुर्ग को भी जीत लिया और 1234-35 ईस्वी में उसने भिलसा के दुर्ग पर अधिकार करके लूटपाट की। उसने बदायूं, कन्नौज तथा बनारस पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने खोखरों के विरुद्ध अभियान किया, वो 1236 ईस्वी में किया और 1236 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी प्रशासनिक उपलब्धियाँ, पहली है वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना। इससे पहले केवल तलवार के बल पर ही राज्य राजा को मिला करता था, लेकिन अब उसने थोड़ा सा वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना की। इसके बाद शाही शिष्टाचार की स्थापना उसने की। उसके बाद चालीसा का गठन उसने किया। बहुत सारे अमीरों को 40 प्रमुख अमीरों को उसने इकट्ठे करके तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया। इसके बाद उसने इक्ता व्यवस्था शुरू की। उसके बाद उसने सेना का पुनर्गठन किया। उसने हश्म-ए-कल्ब नाम की सेना की स्थापना की। इसके बाद उसने मुद्रा में सुधार किया। उसने चांदी के सिक्के भी चलाए। तो इस तरह से उसकी प्रशासनिक उपलब्धियाँ थी। तो नेक्स्ट को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।